हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल ट्यूटर्स में आपका पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आगामी अगस्त में शिक्षकों की परीक्षाओं के लिए हम लोग समान अध्ययन पढ़ रहे हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी पढ़ने का काम कर रहे हैं। समान अध्ययन के अंतर्गत हम लोगों ने अभी तक राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू किया है। राष्ट्रीय आंदोलन के तहत हम लोग उसको 3 चरणों में विभाजित कर देखे हैं, जिसके तहत जो प्रथम चरण है, जिसको उदारवादी चरण कहा जाता है, उसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया है पिछले वीडियो में। जिन मित्रों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, छूट गया है, वह डिस्क्रिप्शन में जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रामपंथी या उग्र राष्ट्रवादी चरण है, उसकी शुरुआत करेंगे। और इसमें जो 1905 से 1919 तक जो यह उग्रपंथी या उग्र राष्ट्रवादी चरण चलता है, इसमें सर्वप्रमुख जो घटना थी वह बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन था। तो आइए, देर किस बात की, हम एक बार बहुत जल्द इससे रूबरू होते हैं। 19वीं शताब्दी की शाम जैसे तेजी से ढल रही थी, उतना ही तेजी से भारतीय राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय चेतना प्रखर हो रहा था। इससे जो अंग्रेज थे उसको बेचैनी और खलबली मची। वह 1857 की क्रांति की जो तीव्रता था, जिसमें भारतीय ने उसको लगभग यहाँ से खदेड़ ही दिया था, उसको भूला नहीं था। और यह फिर राष्ट्रीय चेतना प्रखर हो रहा था, इसीलिए उसको डर था कि कहीं भारत से उसका समापन न हो जाए। इसलिए उसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए बंगाल विभाजन करने का काम किया। बंगाल विभाजन का कारण अंग्रेजी सरकार ने आधिकारिक तौर पर प्रशासनिक असुविधा बताया। तत्कालीन जो बंगाल प्रेसिडेंसी था, उसकी जनसंख्या 7,85,00,000 थी। जाहिर तथ्य है कि इतनी बड़ी आबादी का प्रशासन सुचारू रूप से संचालित करना कठिन होता है। जैसे आप देखेंगे कि ग्रामीण परिवेश में जो बड़ा परिवार है उसमें 30-40 लोग रहते हैं, तो महिलाएं होती है, वो कहती है कि इतना लोगों का खाना हमसे नहीं बन पाएगा। उसी तरह वह कह रहा था कि इतने बड़े जो आबादी है उसका प्रशासन नहीं चल पाएगा। इसीलिए जो बंगाल का विभाजन है वह करना बहुत जरूरी है। लेकिन जो बंगाल का वास्तविक विभाजन किया गया था वह राजनीतिक कारण था। जैसे कि उस वक्त राष्ट्रीय चेतना, भारतीय राष्ट्रवाद का जो केंद्र था वह बंगाल था, और जो कांग्रेस जो देश भर में संचालित होती थी उसका वह बंगाल से ही संचालित होती थी। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि जो बंगाल विभाजन है उसका कारण क्या था, तो आधिकारिक तौर पर यह प्रशासनिक असुविधा था, लेकिन जो वास्तविक कारण था वह राजनीतिक था। वह जो बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था उसको समाप्त करना था। इस जो बंगाल का विभाजन किया गया, जो उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती और विशेषता थी कि वह धार्मिक आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया था। जो तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी था उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा शामिल था, और उसकी जनसंख्या 7,85,00,000 था। लेकिन विभाजन के बाद देखेंगे कि जो बंगाल प्रेसिडेंसी था उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक जो मूल बंगाल था पहले से, और दूसरी पूर्वी बंगाल। मूल बंगाल की आबादी 5.4 करोड़ थी, और इसमें उड़िया और हिंदी भाषी और बंगाल भाषी को रखा गया, और इसमें पश्चिमी बंगाल और बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित किया गया। और इस जो यहाँ के प्रथम गवर्नर बने वह एंड्रू फ्रेजर थे, और इस जो पश्चिमी बंगाल है उसकी जो राजधानी थी वह कलकत्ता थी। जबकि पूर्वी बंगाल बना, वह पूर्वी बंगाल और असम को सम्मिलित किया गया था। जो 1874 में ही बंगाल से असम अलग हो गया था, उसको पुनः पूर्वी बंगाल में सम्मिलित कर लिया गया। और वहाँ के जो प्रथम गवर्नर बने
वह लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर बने और ढाका वहाँ की राजधानी बनी और उसकी जनसंख्या आबादी थी वह 3.1 करोड़ थी। तो जैसे कि मूल बंगाल है, इसको विभाजित कर दो भागों में विभाजित किया। विभाजन के बाद एक मूल बंगाल और एक पूर्वी बंगाल। जो मूल बंगाल है उसकी आबादी 5.4 करोड़ थी। आपसे पूछेगा कि विभाजन के बाद जो मूल बंगाल था या पश्चिमी बंगाल था उसकी आबादी कितनी थी? 5.4 करोड़। या इसमें क्या क्या रखा गया है? उड़िया व हिंदी भाषी लोग और बंगाली भाषी लोग, या 1.7 करोड़ था या 3.7 करोड़ था। और यहाँ क्या हो गया कि जो बंगाली था मूल बंगाल में वह अल्पसंख्यक हो गया, और यही इसका मूल मकसद था कि जो बंगाली है मूल बंगाल में उसको अल्पसंख्यक बना देना, ताकि जो राष्ट्रीय चेतना है वो कमजोर हो जाए, ताकि भाषा एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। और यह बंगाली बोलता है या यह उड़िया और हिंदी बोलता है, तो एक दूसरे में संबंध उतना बेहतर संबंध नहीं बन पाएगा। और यहाँ पूछता है कि यहाँ जो बंगाल में विभाजन हुआ उसमें मूल बंगाल में कौन अल्पसंख्यक था, तो वह बंगाली को अल्पसंख्यक बना दिया गया, यही इसका मकसद था। और इसमें शामिल कौन था? पश्चिमी बंगाल, बिहार और उड़ीसा। यह पूछता है कि विभाजन के बाद जो पश्चिमी बंगाल था उसमें कौन कौन से प्रांत शामिल थे, तो बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और यहाँ जो पश्चिमी बंगाल है उसकी राजधानी कलकत्ता को बनाया गया। पूछेगा कि विभाजन के बाद जो पश्चिमी बंगाल है उसकी राजधानी कौन थी, तो यह कलकत्ता था। और इसके प्रथम गवर्नर, पूछता है कि इसके प्रथम गवर्नर कौन बने, तो यहाँ एंड्रू फ्रेजर को प्रथम गवर्नर बनाया गया। उसी तरह पूर्वी बंगाल में देखेंगे कि इसकी आबादी 3.4 करोड़ थी और इसको शामिल किया गया पूर्वी बंगाल में, एक तो पूर्वी बंगाल और असम को। और राजधानी इसका ढाका बनाया गया। काफी बार पूछा जा चुका है कि जो पूर्वी बंगाल था उसकी राजधानी क्या थी, तो यह ढाका था। और यहाँ प्रथम गवर्नर किसको बनाया गया, तो यह लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर को बनाया गया। बंगाल विभाजन के समय जो वहाँ का वायसराय था भारत का, वह लॉर्ड कर्जन था। वह 1899 से 1905 के बीच भारत में वायसराय रहा था। और जो गृह सचिव था वह रैचले था। यह काफ़ी बार पूछा है कि जो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो यह लॉर्ड कर्जन था। पूछता है कि उसका कार्यकाल क्या था, तो 1899 से 1905 के बीच। आपको यह भी पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस वायसराय ने की थी, तो यह लॉर्ड कर्जन ने किया था। उसी तरह कितने बार भी विगत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो गृह सचिव था उस बंगाल विभाजन के समय वह कौन था, तो यह रैचले था। आप ध्यान में रखेंगे इसको। बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में 3 दिसंबर 1903 को रखा गया था। जब भारतीय नेताओं को इस बात की खबर दिसंबर 1903 में लगी तो उन्होंने इसका पुरजोर बड़े तौर पर विरोध किया। उन्होंने बड़े बड़े सभाएं की, जुलूस निकाली और आवेदन, जो उस समय गृह सचिव था उसके पास, सरकार के पास आवेदन ज्ञापन दिया गया, लेकिन फिर भी उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। और 19 जुलाई 1905 को जो ब्रिटिश सरकार है, जो यहाँ की सरकार थी ब्रिटिश सरकार, उसने बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। इससे भारतीय राष्ट्रीय नेताओं में जो बंगाल के लोग थे उसमें काफ़ी आक्रोश आया और इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया और यह सभा काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसमें सर्वप्रथम जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत का जो घोषणा की गई और बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया और जो भारतीय राष्ट्रीय नेताओं थे बहिष्कार के प्रस्ताव में देश के विभिन्न दौरे पर निकल गए। आपसे पूछ सकता है कि कौन से नेता थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए देश के दौरा पर निकला था, तो यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे।
देखिए, जैसे ब्रिटिश संसद में विभाजन का प्रस्ताव रखा गया था 3 दिसंबर 1903 को। पूछा जा चुका है, पूछा भी जाएगा कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में कब रखा गया था, तो 3 दिसंबर 1903 को। भारतीय नेताओं की जानकारी दिसंबर 1903 में हुई थी, और विभाजन की घोषणा यह 19 जुलाई 1905 की। विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 की। कहीं कहीं किसी स्रोत में 20 जुलाई को भी लिखा जाता है, तो 19 जुलाई या 20 जुलाई रहेगा एग्जाम में, तो आप ध्यान में रखेंगे। अगर 19 जुलाई रहेगा तो 19 जुलाई इसका सही उत्तर होगा। अगर 20 जुलाई रहेगा तो 20 जुलाई मानेंगे। अगर 19 और 20 दोनों रहेगा तो यहाँ 19 जुलाई को ज़्यादा प्रेफर या तवज्जो दीजिएगा। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है कि जो बंगाल विभाजन है उसकी घोषणा कब की गई थी, तो 19 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त 1905 की कलकत्ता के टाउन हॉल में सभा हुआ, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत और बहिष्कार के प्रस्ताव का पारित हुआ। पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की घोषणा कब की गई, तो 7 अगस्त 1905 को की गई थी। और फिर यह पूछा जा चुका है कि बहिष्कार का प्रस्ताव कब पारित किया, तो 7 अगस्त 1905 का कलकत्ता के टाउन हॉल में जो एक सभा हुआ था उसमें सर्वप्रथम पारित किया गया था। जो बंगाल विभाजन है उस समय कभी कभी पूछता है कि बंगाल विभाजन के समय कौन सी पत्रिका कार्यरत थी या सक्रिय थी, तो जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की जो पत्रिका थी बंगाली, कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी और पृथ्वी चंद्र राय की पत्रिका हितवादी, उस समय बंगाल विभाजन के प्रस्ताव में इन पत्रिकाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार विरोध में किया गया। और जैसे यह देख सकते हैं कि पूछेगा कि जो बंगाली कौन पत्रिका थी, किनकी पत्रिका थी, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। संजीवनी कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका थी, और हितवादी है या पृथ्वी चंद्र राय की पत्रिका के नाम पूछ सकता है और उसका जो कौन लेखक था। कभी कभी पूछता है कि सम्मिलित करके 4 पत्रिका का नाम दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सी पत्रिका बंगाल विभाजन के समय सक्रिय नहीं थी, तो आप इन तीनों का ध्यान रखेंगे। देखिए, और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि जो स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो विचार है वह कौन दिया था, तो यह कृष्ण कुमार मित्र ने 1905 में अपनी पत्रिका जो संजीवनी था उसमें स्वदेशी आंदोलन और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव दिया था। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान में रखें। और फिर ब्रिटिश सरकार के द्वारा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन को प्रभावी कर दिया गया। तो आपसे पूछेगा कि बंगाल का विभाजन प्रभावी कब किया गया, तो 16 अक्टूबर 1905 को। और जब बंगाल विभाजन किया गया तो उस दिन लोगों ने उपवास रखे, सवेरे सवेरे गंगा स्नान किया, सड़कों पर नंगे पैर चलकर उन्होंने वंदे मातरम का जयघोष किया। उसके जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उनके आह्वान पर राखी दिवस एक दूसरे के कलाई पर बांधने का काम किया ताकि एकता को प्रदर्शित किया जा सके। तो आपसे पूछेगा कि जो बंगाल विभाजन है वह कब प्रभावी किया गया, तो 16 अक्टूबर 1905। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई, 19 जुलाई 1905। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की घोषणा और बहिष्कार का प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो 7 अगस्त 1905, और प्रभावी 16 अक्टूबर 1905। जब 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया, तो इसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित किया गया। यह तिलक ने बम्बई और पुणे में इसको व्यापक तौर पर प्रचारित किया। उन्होंने गणपति महोत्सव और शिवाजी के जन्मदिन पर व्यापक तौर पर प्रसारित कर राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रवाद को प्रसारित किया। उसी तरह जो दिल्ली में हैदर राजा ने इसको प्रसारित किया, उसी तरह पंजाब और उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने इसको प्रचार किया। उसी तरह मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने प्रचारित करने का काम किया। तो पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन की बम्बई में और पुणे में कौन प्रसारित किया था, तो तिलक।
यह भी पूछ सकता है कि तिलक ने कहाँ स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था, तो बम्बई और पुणे में। पंजाब और उत्तर प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने किया था। यह पूछता है, फैक्ट्स है। और यह भी पूछ सकता है कि लाला लाजपत राय अजीत सिंह ने किस क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया था, तो पंजाब या उत्तर प्रदेश। दिल्ली में हैदर राजा ने और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले ने स्वदेशी आंदोलन को प्रचारित प्रसारित किया था। इस आंदोलन में कुछ न कुछ, अब कांग्रेस तो निष्क्रिय नहीं रहेगी, कुछ न कुछ अपनी भूमिका जरूर निभाएगी। इसलिए 1905 में उसने बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई। इस अधिवेशन में जो लॉर्ड कर्जन की विभाजनकारी नीतियां थी, उसका पुरजोर बड़ी तरीके से जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने विरोध किया। उन्होंने बंगाल विभाजन का विरोध किया और स्वदेशी और जो बहिष्कार का जो प्रस्ताव पारित किया गया था उसको अनुमोदित करने का काम किया था। तो आपसे पूछ सकता है कि जो बनारस अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसमें कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था, तो ये बंगाल विभाजन का विरोध किया गया था और स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया था। तो बनारस अधिवेशन 1905। इस समय राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर बहुत सारे अनेकों स्वयंसेवी संगठनों का निर्माण किया गया। इनमें जो सब सर्वप्रमुख है वह बरिशाल के एक अध्यापक शिक्षक जो अश्विनी कुमार दत्त थे, उन्होंने स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया था। तो आपसे पूछ सकता है कि स्वदेशी बांधव समिति को कौन गठित किया था, तो बरिशाल के शिक्षक अश्विनी कुमार दत्त ने। या पूछा जा सकता है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान अश्विनी कुमार दत्त ने कौन सा स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की थी, तो यह स्वदेशी बांधव समिति। स्वदेशी आंदोलन का जो नारा था वह आत्मनिर्भरता यानी स्वावलंबन और आत्मशक्ति। वह आत्मनिर्भरता सभी क्षेत्रों में, स्वावलंबन। इस समय जो स्वदेशी आंदोलन था इसकी जो सर्वप्रमुख विशेषता यह रही कि यह सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, इसने सांस्कृतिक गतिविधियों में भी अपना प्रभाव छोड़ा। कला हो, साहित्य हो, विज्ञान हो, आर्थिक क्षेत्र हो या शिक्षा हो। जैसे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा जो स्वदेशी उद्योग धंधा को विकास के लिए बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री की स्थापना की। उसी तरह शिक्षा में जो आत्मनिर्भरता अपनी प्राप्त करने के लिए जो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई शांति निकेतन की तर्ज पर, जिसका प्राचार्य अरविंद घोष को बनाया गया। उसी तरह 15 अगस्त 1906 को भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया और बंगाल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई ताकि तकनीकी जो शिक्षा है उसका विकास किया जाए। उस तरह साहित्य में भी अनेक रचनाएं हुई। ये तो बंगाल साहित्य का विशेषकर काल का तो स्वर्ण काल कहा जाता है। इस समय जो साहित्यकार हुए, जो लेखक हुए, रचनाकार हुए, उन्होंने अनेक जो देशभक्ति, जो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होता था, गीत लिखे, जिससे कि स्वदेशी आंदोलन को एक नई दशा मिल गई। इस काल के जो प्रमुख साहित्यकार हुए इस संदर्भ स्वदेशी आंदोलन के संबंध में, वह रविंद्रनाथ टैगोर हुए, द्विजेंद्रलाल राय हुए, रजनीकांत सेन, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद। और इसी वक्त जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो राष्ट्रीय आंदोलन को तेज करने के लिए जो अमार सोनार बांग्ला लिखा गया, वह 1971 में जो बांग्लादेश बना उसका राष्ट्रीय गान बना। उसी तरह कला के क्षेत्र में भी स्वदेशीकरण करने का जो प्रयास था, उस समय जो भारतीय कला पर जो ब्रिटिश जो पाश्चात्य प्रभाव था उसको दूर करने के लिए भारतीय जो समृद्ध कला था, अजंता, एलोरा, जो राजपूत मुगल शैली, उससे प्रेरणा लिया गया और कला पर से जो पाश्चात्य प्रभाव था उसको दूर किया गया। और 1906 में
नहीं, अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारतीय प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की गई। इसको कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स भी कहा जाता है उसी को। और जो उस संस्था था उसकी जो पहली छात्रवृत्ति वह कलामणमग्य, जो भारतीय कलामणमग्य थे वह नंदलाल बोस को मिला। इसी तरह विज्ञान के क्षेत्र में जो जगदीश चंद्र बोस, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की जो उल्लेखनीय सफलताएं मिली, आविष्कार किया, इससे स्वदेशी आंदोलन को एक नई दशा मिली। तो यह देख सकते हैं कि जो उसका नारा था आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन, आत्मशक्ति, और यह सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, आर्थिक, शिक्षा, साहित्य, कला सभी क्षेत्र में अपना बहुमुखी प्रभाव दिखाया। जैसे आर्थिक क्षेत्र में बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री की स्थापना आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने किया था। पूछ सकता है कि बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री की स्थापना किसने की, तो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने किस संस्था की, जो किस संगठन की स्थापना की थी जो स्वदेशी उद्योग के लिए, तो बंगाल केमिकल्स फैक्ट्री। उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में जो बंगाल नेशनल कॉलेज है वह जो टैगोर का शांति निकेतन था उसके तर्ज पर इसको स्थापित किया गया था, और इसके जो प्रचार पहले बने वह अरविंद घोष। पूछा जाएगा जो बंगाल नेशनल कॉलेज था उसका जो प्रथम प्राचार्य था कौन था, अरविंद घोष। इसी तरह भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, बीपीएससी कई बार पूछ चुका है कि जो भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया था, तो तारीख को याद रखेंगे 15 अगस्त 1906 को। और बंगाल इंस्टीट्यूट, इसको तकनीकी शिक्षा के विकास के लिए इसको स्थापित किया गया था। तो शिक्षा में यह सब था। और कला, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, जिसको भारतीय प्राच्य कला संस्थान भी उसी को कहा जाता है हिंदी में, इसकी जो स्थापना है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। और इसकी जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स था उसका जो पहली छात्रवृत्ति मिला वह नंदलाल बोस को मिला, जिन्होंने भारतीय संविधान के हिंदी पृष्ठों को संस्करण का जो सौंदर्यीकरण करने का काम नंदलाल बोस के द्वारा ही किया गया था। पूछता है क्वेश्चन। उसी तरह विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बोस और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय की जो कृतियाँ थी, जैसे स्वदेशी आंदोलन, या पूछ सकता है कि विज्ञान के क्षेत्र में उस समय किसका बहुमूल्य योगदान था, तो जगदीश चंद्र बोस, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। उसी तरह साहित्य के क्षेत्र में जो बांग्ला साहित्य है उसका स्वर्ण काल कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अमार सोनार बांग्ला लिखा गया उस वक्त जो राष्ट्रीय आंदोलन को तेज करने के लिए 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्र बना गया। पूछेगा कि जो उस समय स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोनार बांग्ला लिखा गया वह किस देश का राष्ट्रीय गान बना, तो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। उस तरह द्विजेंद्र लाल राय, रजनीकांत सेन, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद आदि इस काल के जो महत्वपूर्ण साहित्यकार हुए जिसने जो राष्ट्रीय भावना से प्रेरित साहित्यों को लिखने का काम किया, तो इनका नाम पूछ सकता है आप। अंग्रेज जो स्वदेशी आंदोलन था उसका विफलता का कारण था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा उसको निर्ममता पूर्वक दमन कर दिया गया। उसके बाद जो कांग्रेस का 1907 के जो सूरत अधिवेशन है में जो विभाजन हो गया उसने अपूरणीय क्षति स्वदेशी आंदोलन को देने का काम किया। उसी तरह जो एक यह आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया, जैसे निर्वासित कर दिए गए बहुत सारे नेता, 9 नेता उस वक्त के जो थे उनको निर्वासित कर दिया गया, जिनमें कुछ प्रमुख हैं पंजाब से अजीत सिंह को, लाला लाजपत राय को, कृष्ण कुमार मित्र को, बंगाल से अश्विनी कुमार दत्त को, कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया, जैसे आंध्र से हरि सर्वोत्तम राव को, उसके बाद मद्रास से जो चिदम्बरम पिल्ले थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और कुछ ने स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया, जैसे बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर पांडिचेरी चले गए, जहां उन्होंने अरविले आश्रम स्थापित किए। उसी तरह जो यह आंदोलन है वह प्रभावी संगठन का भी अभाव रहा। इस आंदोलन में कोई ऐसा संगठन नहीं था जो लगातार चला सके इस आंदोलन को। तो आपसे पूछ सकता है कि
इनमें से किस कारणों के कारण जो स्वदेशी आंदोलन है वह विफल हो गया? तो अंग्रेजी सरकार का दमन, कांग्रेस का विभाजन, नेतृहीनता, प्रभावी संगठन का अभाव। निर्वासित किया गया था किनको किनको, यह पूछता है कि किनको निर्वासित कर दिया गया? कुल 9 को निर्वासित किया गया था, जिनमें कृष्ण कुमार मित्र प्रमुख थे, अश्विनी कुमार दत्त, पंजाब से लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को। पूछता है कि किनको गिरफ्तार किया गया था? चिदम्बरम पिल्ले को और हरि सर्वोत्तम राव को, ये आंध्र से, इनको मद्रास से। और सक्रिय राजनीति से किसने संन्यास लिया था? अरविंद घोष। या पांडिचेरी चले गए और अरविले आश्रम स्थापित किया। पूछता है कि वह कहाँ अपना आश्रम स्थापित किए थे? तो अरविले में। और बिपिन चंद्र पाल ने भी सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। फिर कुल भारत में 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1877 लॉर्ड लिट्टन के शासनकाल में, 1903 जो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन विलियम मैरी और ब्रिटेन के सम्राट राजकुमार जॉर्ज पंचम के स्वागत में आयोजित किया गया था। इसी में जो अरुणलेख कमेटी के सिफारिश पर जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द कर दिया गया और बंगाल की जगह, कलकत्ता की जगह दिल्ली को ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई। और 1 अप्रैल 1912 को जो दिल्ली है और ब्रिटिश भारत की कलकत्ता की जगह राजधानी बन गई। और फिर इसमें जो बिहार है उसको बंगाल से अलग कर दिया गया 22 मार्च 1912 को। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। 2023 का जो बिहार दिवस का थीम है वह युवा शक्ति और बिहार का प्रगति। तो किसके, अरुणलेख कमेटी के सिफारिश पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो ब्रिटिश भारत की राजधानी बना। 22 मार्च 1912 को बिहार को उड़ीसा, बंगाल से अलग कर दिया गया और इस बिहार में उस समय उड़ीसा भी शामिल था। फिर 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था और 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। और सामान्य जागरूकता में इस बार निश्चित पूछेगा कि 2023 का थीम क्या था बिहार दिवस का? तो वह थीम था युवा शक्ति और बिहार का प्रगति। धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अगर किन्हीं का कोई प्रश्न है तो भेजें, हम आपको जवाब अवश्य देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।